ये कहानी है 80s और 90s की सबसे खूबसूरत उस हीरोइन की जिसके प्यार में उस समय के बड़े बड़े सुपरस्टार पढ़कर ये कहा करते थे, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, हाल क्या है दिलों का न पूछो सन। जिसने अपनी चुलबुली और मखमली अंदाज वाली एक्टिंग से करोड़ों लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जिसे भूल पाना आज भी लोगों के बस में नहीं है। 36 का आंकड़ा बना दूंगी, गीता मेरा नाम है। जिसके प्यार में कभी धर्मेंद्र भी गब्बर से लड़ जाया करते थे। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। लेकिन वही गब्बर वसंती का डांस देखने के लिए धर्मेंद्र की कुछ इस तरह बेइज्जती करता था। गब्बर, अगर बसंती नाची तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तू मेरा खून नहीं बे, तू मेरा मूत पी जा मूत। तो हम बात कर रहे हैं हम सब की बसंती और 90s के किड्स की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हीरोइन हेमा मालिनी की। आखिर क्यों इतना नाम कमाने के बाद भी इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें पूरी जिंदगी आंसुओं को छुपाते हुए केवल अपने बच्चों के साथ अकेले जिंदगी काटनी पड़ी? बात पुरानी है। क्यों इन्होंने एक 4 बच्चों के पिता से शादी करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया था? और वहीं क्यों इन्होंने उसी 4 बच्चों के पिता से बाद में तोड़ लिए संबंध और रहने लगी अकेली? भगवान और किस्मत ने मेरी हर खुशी पहले छीन ली। आखिर कैसे इस खूबसूरत हीरोइन का फायदा उस जमाने के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र, संजीव कुमार और राजकुमार जैसे बड़े बड़े अभिनेताओं ने उठाया और वहीं कैसे फिर बाद में उन्हें एक घटिया इंसान कहकर ठुकरा दिया गया? गो 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 गो। आखिर क्यों अपने कल्चर और नेचर को सबसे ज्यादा पसंद करने वाली हीरोइन ने एक शादी के लिए अपने धर्म तक को बदल दिया था? और कैसे इनके ही सौतेले बेटे सनी देओल ने एक बार इन्हें जान से मारने तक की धमकी दे दी थी? उठा के पटकूंगा। कैसे ये धीरे धीरे सबसे ज्यादा प्यार पाने वाली हीरोइन से सबसे ज्यादा नफरत पाने वाली औरत बन गई? और कैसे ये ना तो एक अच्छी माँ कहला पाई और ना ही कभी ये एक अच्छी पत्नी बन पाई? जमाने भर की दौलत भी मेरा प्यार नहीं खरीद सकती। तो हम आज इनकी कुछ ऐसी अनसुनी कहानी को रूबरू करेंगे जो कि पहले आपने किसी भी अभिनेत्री की नहीं सुनी होगी। हेमा मालिनी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है और जहां फिल्मों में उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला तो वहीं निजी जिंदगी में ये सबसे ज्यादा गम सहने वाली हीरोइन बनी। तो आज हम इनके वो सारे पर्दे फाश करेंगे जिन्हें कोई भी बाहर लाना नहीं चाहता। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। हेमा मालिनी का जन्म 16 अगस्त 1948 को एक चक्रवर्ती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे जिनका नाम वीएस रामानुजम चक्रवर्ती था। वहीं उनकी मां एक तमिल की जानी मानी प्रोड्यूसर थीं जिनका नाम जया लक्ष्मी था। वैसे तो हेमा मालिनी तमिल के एक चक्रवर्ती परिवार से थीं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती से इनका नाता दूर दूर तक नहीं है और इनका परिवार हमेशा से बॉलीवुड के खिलाफ था। लेकिन उनकी मां जया लक्ष्मी हमेशा से चाहती थी कि वो भी तमिल की जानी मानी सुपरस्टार और डांसर बने और हर हीरो के दिल में प्यार के ख्वाब जगाएं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पर हेमा मालिनी कभी भी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो तो एक पढ़ी लिखी और संस्कारी जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन हेमा की मां को हर हाल में उन्हें एक अभिनेत्री बनाना था, इसलिए उन्होंने अपने पति से जिद करके दिल्ली से चेन्नई में अपना ट्रांसफर करवा लिया। इस बीच दिल्ली में चल रही हेमा मालिनी की पढ़ाई चेन्नई पहुंचकर केवल 12वीं तक ही सीमित रह गई। फिर हेमा की मां ने तमिल के कई बड़े बड़े गुरुओं से उन्हें नृत्य कला की ट्रेनिंग दिलवाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय बाद हेमा मालिनी भरतनाट्यम डांस में परफेक्ट हो गई। और जहां हेमा को 12वीं की परीक्षा देनी चाहिए थी, वहां हेमा जी अब स्टेज पर चढ़कर मुजरा कर रही थी। हेमा की मां उनके लिए फिल्मों की तलाश में लगी हुई थी और काफी मशक्कत के बाद उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका भी मिला जिसका नाम था इरुदु साथियम। और ये फिल्म 1963 में आई थी जिसमें हेमा जी ने एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर फिल्मों में एंट्री ली थी। फिर 1965 में वो एक तेलुगु फिल्म में नजर आई जिसका नाम था पांडव वनवास और ये फिल्म उस समय काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हुई, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा बहुत ध्यान हेमा जी पर भी गया। हेमा ज्यादातर बैकग्राउंड डांसर या चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं, जिसकी वजह से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी। इसी बीच साउथ के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उनकी मां से बात की और हेमा जी को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने की सोची। इतना सुनते ही हेमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये खुशी केवल 2 पल तक ही साथ रहेगी, क्योंकि जैसे ही हेमा मालिनी फिल्म के सेट पर एक्टिंग करने के लिए गईं, तो सीवी श्रीधर ने उन्हें बहुत ज्यादा जलील किया और कहा कि इस लड़की में हीरोइन बनने वाली कोई भी बात नहीं है और ये कभी भी साउथ की जानी मानी सुपरस्टार नहीं बन सकती। और उन्होंने हेमा जी को फिल्म के सेट से बाहर निकाल दिया।
हेमा जी उस समय केवल 16 साल की ही थीं और वो बहुत ज्यादा पतली दुबली और डार्क फेस वाली थीं, जिस वजह से कोई भी डायरेक्टर उन्हें लीड रोल में नहीं लेना चाहता था। लेकिन सीवी श्रीधर के इस तरह जलील होने से हेमा जी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्हें फिल्म से तब निकाला गया था जब फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से हेमा मन ही मन सीवी श्रीधर को ये कहने लगी। पर हेमा जी को भी अब समझ आ चुका था कि अगर वो इस चेहरे के साथ फिल्मों में काम मांगेंगी तो हर कोई उन्हें इसी तरह जलील करेगा। इसलिए उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वो अब अपने ऊपर काम करेंगी। और 6 साल की मेहनत के बाद उनकी मेहनत रंग भी लाई और उन्हें सीधा राज कपूर के साथ फिल्म ऑफर हुई, जिसका नाम था सपनों का सौदागर। और इसमें अब राज कपूर थे, तो फिल्म हिट कैसे नहीं होती। सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तू जाने क्या मजा। और इसके बाद हेमा को भी खूब पहचान मिली, जिसकी वजह से उन्हें कई बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के ऑफर आने लगे। और इसके बाद वो वारिस, जहां प्यार मिले और तुम हसीन, मैं जवान जैसी फिल्मों में दिखाई दी और इन सब के गाने भी खूब हिट रहे, जिस वजह से हेमा मालिनी अब टॉप की एक्ट्रेस में गिना जाने लगा। तुम हसीन, मैं जवान, तुम हसीन। फिर साल 1970 में वो उस समय के सबसे बड़े दिग्गज अभिनेता देव आनंद के साथ भी नजर आईं, जिसे कोर्ट ने ब्लैक कोट पैंट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। दोनों की फिल्म आई जॉनी मेरा नाम, और ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। और इस फिल्म के गाने भी इतने ज्यादा हिट हुए कि देव आनंद से ज्यादा तो हेमा मालिनी फिल्म की लाइमलाइट अपने नाम कर गईं। इसके बाद एक फेमस फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट कर लिया, जिसका नाम था अंदाज। और इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया। इस फिल्म के गाने भी इतने ज्यादा हिट हुए कि आज भी वो पुराने गानों की लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना। फिर साल 1972 में वो अकेले ही सीता और गीता बनी, मतलब हेमा जी ने डबल रोल किया। वो सफेद सफेद, वो क्या होता है? सफेद सफेद। और इस फिल्म में वो धर्मेंद्र और संजीव कुमार के साथ नजर आईं। और उसी दशक में वो कई टॉप फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें राजा रानी, दोस्त, धर्मात्मा, त्रिशूल और शोले जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। वहीं शोले की तो बात ही अलग है, क्योंकि ये फिल्म हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे प्रसिद्ध फिल्म साबित हुई है। और इस फिल्म के डायलॉग भी बहुत ज्यादा हिट रहे, जिसमें धर्मेंद्र का वो डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, क्या, जो आज भी शोले का अहम डायलॉग बना हुआ है। और वहीं जय और वीरू का ये डायलॉग, अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख ले। जो आज भी एक अच्छे दोस्त की मिसाल कायम करता है। और वहीं इसमें बसंती की एक्टिंग ने तो मानो फिल्म को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था, जिसका एक डांस देखने के लिए गब्बर अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया था। चमक चलो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। फिर वो एक ऐसी फिल्म में नजर आईं जिसने उन्हें पहचान के साथ साथ एक नाम भी दे दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रीम गर्ल की। और इस फिल्म में वो धर्मेंद्र के साथ नजर आईं। और इस फिल्म में हेमा की एक्टिंग ने उन्हें हम सब की ड्रीम गर्ल बना दिया। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। फिर वो महबूबा, खुशबू, पत्थर और पायल और चरस जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। इसके बाद आता है 1980 का दशक, जिसमें वो कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आईं, जैसे मीरा, सत्ते पे सत्ता, नसीब और क्रांति। वहीं क्रांति फिल्म की तो बात ही अलग है, जिसमें लोगों ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लुक को देखकर खुद क्रांति में कुर्बानी दे दी। और फिर साल आता है 1990, जिसमें उन्हें केवल माँ और दादी वाले रोल ही ऑफर होने लगे थे। और इसी दौरान वो अनिल कपूर के साथ भी नजर आईं और फिल्म आई जमाई राजा, जिसमें इन दोनों की चूहे बिल्ली वाली कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया। जो होना था सो हो गया, और जो होना है उसका तो मैं इंतजार भी नहीं कर सकती। और मैं भी नहीं साथी। वहीं 1990 के दशक में वो एक हीरोइन से माँ और दादी बन गई थीं और अब केवल उन्हें साइड रोल ही मिलने लगे थे। लेकिन हेमा मालिनी ने कभी भी अपने काम को न छोड़ा और साइड रोल होने के बाद भी उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे वीर ज़ारा, बागबान और बुढ़ा होगा तेरा बाप।
जिसमें बागबान फिल्म को देखकर घर में सुखी रहने वाले माँ बाप को भी अपने बच्चों में यमराज दिखने लगा था। बात तो सही है, क्योंकि इस फिल्म में हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन को अपने बच्चों से बहुत ज्यादा सताया गया दिखाया गया था, जिसकी वजह से इसकी कहानी एक इमोशनल कहानी बन गई। और वहीं साल 2020 में वो शिमला मिर्ची में भी दिखी, जो कि अभी तक की उनकी लास्ट मूवी रही है। और इसी के साथ उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कुल 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया है, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री और लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और एक बार तो उन्होंने फिल्मों में खुद को डायरेक्टर के रूप में भी आजमाने की कोशिश की, और उनकी देखरेख में साल 1992 को एक फिल्म आई जिसका नाम था दिल आशना है, और इसे हेमा मालिनी ने ही डायरेक्ट किया था। वहीं फिल्म में उस समय के स्ट्रगल कर रहे अभिनेता शाहरुख खान और दिव्या भारती को लिया गया था, और शायद इसीलिए आज भी कहा जाता है कि शाहरुख खान को किंग बनाने का खिताब हेमा मालिनी के पास ही जाता है। कुछ भी। तो यही सब था हेमा मालिनी के फिल्मी करियर का सफर। और अब हम थोड़ा उनके निजी जिंदगी को भी जान लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा विवादों में उलझी रही। 70 और 80 के दशक में हेमा मालिनी अपने पीक पर थीं और उनकी खूबसूरती के चर्चे अब पूरे भारत में थे। और इसी बीच उनके लिए उस समय के बड़े बड़े स्टार अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार थे। और ऐसे में उनके अफेयर की शुरुआत सबसे पहले फिल्मी दुनिया के उस एक्टर के साथ हुई जो किसी का भी कॉल उठा ले तो कहता था, हम कुत्तों से बात नहीं करते, जिसके डायलॉग सुन के खुद विलेन भी उनसे डर जाता था। यहाँ हम उन लोगों को बिठाते हैं जो बुलाए जाते हैं, जो सिर्फ सलाम करने आते हैं उन्हें वहां बिठाया जाता है। हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड का बादशाह और भारी आवाज और डायलॉग का किंग राजकुमार की। हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। फिल्म लाल पत्थर की शूटिंग के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी के एक तरफा प्यार में पागल हो गए, पर राजकुमार पहले से ही शादीशुदा थे। इसके बावजूद भी उन्होंने हेमा से शादी करने की इच्छा जताई। तुम जो चाहोगी वो देंगे। आप मुझे माधव वापस दे सकते हैं। लेकिन हेमा मालिनी को राजकुमार का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कहीं उनके साथ भी ये ना हो जाए। घर का पालतू कुत्ता भी जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसे उठा दिया जाता है, इसलिए कि कुर्सी उसके बैठने की जगह नहीं। इसलिए उन्होंने राजकुमार के ऑफर को ठुकरा दिया। फिर हेमा की जिंदगी में आए शोले के बिना हाथ वाले ठाकुर संजीव कुमार, और इन दोनों की मुलाकात फिल्म सीता और गीता के सेट पर हुई थी। हवा के साथ साथ घटा के संग संग वो साथी चल। और इसी फिल्म के दौरान संजीव कुमार हेमा के प्यार में पागल हो गए थे। वो हेमा से शादी करना चाहते थे। वहीं इस प्रस्ताव को हेमा जी ने भी अपना लिया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि जैसे ही संजीव कुमार ने हेमा से शादी करने की बात अपनी माँ को बताई तो उनकी माँ ने इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर हेमा संजीव से शादी करना चाहती है तो उन्हें शादी के बाद अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ेगा और एक संस्कारी बहू बनकर रहना पड़ेगा। इतना सब सुनते ही हेमा मालिनी को जल्दी ही ये बात समझ आ गई कि शादी के बाद उनकी जिंदगी कुछ इस तरह से होने वाली है। जब मैं बाथरूम से नहा के निकलूं तो कपड़े हैंगर पे टंगे हुए मिलने चाहिए, वरना फेंक दूंगी। इसलिए उन्होंने संजीव कुमार से उसी समय रिश्ते तोड़ लिए। फिर संजीव कुमार के बाद उनका नाम उस समय के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के साथ भी जुड़ा, क्योंकि जैसे ही संजीव कुमार और हेमा के बीच रिश्ते खराब हुए तो उस चीज का पूरा फायदा जितेंद्र ने उठाया और उन्होंने ड्रीम गर्ल से शादी करने की इच्छा जताई। अब जितेंद्र उस समय बिना बिहाए एक अकेले सफल अभिनेता थे, इसलिए हेमा जी ने भी जितेंद्र के प्रस्ताव को अपना लिया। और यहाँ तक कि जितेंद्र ने फिर हेमा के माँ बाप से तक जाकर बात कर ली और खबरों के मुताबिक दोनों के शादी के कार्ड तक छप गए थे। पर जैसे ही ये खबर ही मैन धर्मेंद्र को पता चली तो वो मन ही मन ये कहने लगे, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी को अपना बनाना चाहते थे और वो भी ड्रीम गर्ल के सपने देख रहे थे। पर जैसे ही उन्हें पता लगा कि ड्रीम गर्ल की शादी फिक्स हो चुकी है, वो भी उनके खास दोस्त जितेंद्र के साथ, तो वो सीधे आग बबूला हो गए और जितेंद्र की विदेशी गर्लफ्रेंड को लेकर सीधे हेमा जी के पास चले गए। और जैसे ही ये सब हेमा जी को पता लगा तो वो निराश हो गई। हेमा जी को जल्दी ही ये बात समझ आ गई कि जितेंद्र ने केवल उनका फायदा उठाया है और उन्होंने उसी समय जितेंद्र से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ लिए। फिर हेमा मालिनी का रिश्ता उस समय के ही मैन धर्मेंद्र के साथ भी जुड़ा और हेमा जी ने भी अपने फिल्मी करियर में सबसे ज्यादा काम धर्मेंद्र के साथ ही किया है।
दोनों की पहली मुलाकात फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई थी। उस वक्त धर्मेंद्र हेमा को पहली बार देखकर दंग रह गए और उनका दिल भी हेमा के लिए धड़कने लगा था। लेकिन धर्मेंद्र जी की पहले से ही प्रकाश कौर के साथ शादी हो रखी थी और उन्हें 4 बच्चे भी थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साथ काम करते करते एक फिल्म प्रेम प्रज्ञा के सेट पर हेमा का दिल भी धर्मेंद्र पर आ गया। वहीं एक बार तो धर्मेंद्र ने हेमा जी के लिए एक शख्स को थप्पड़ तक मार दिया था, जिस वजह से अब हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र के प्यार में पागल हो गई। जीना मरना साथ तेरा मेरा। जहां ये दोनों एक दूसरे को पाने के लिए बेताब हो रहे थे, तो वहीं हेमा का परिवार इस रिश्ते के एकदम खिलाफ था, क्योंकि हेमा के पिता कभी भी नहीं चाहते थे कि हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बने। यहाँ तक कि हालात यहाँ तक बढ़ गए कि एक बार तो धर्मेंद्र ने हेमा के पिता पर हाथ तक उठा दिया था, जिस वजह से हेमा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, और वो शादी के लिए तब तक रुकी रहीं जब तक कि उनके पिता जिंदा रहे। और जैसे ही उनके पिता का निधन हुआ तो हेमा जी के तो मानो रास्ते का रोड़ा ही साफ हो गया। फिर हेमा ने तुरंत धर्मेंद्र से शादी करने के लिए हामी भर दी कि शादी होना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र के परिवार भी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। और वहीं प्रकाश कौर ने भी धर्मेंद्र से तलाक के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। बस फिर होना क्या था, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों ने लास्ट में अपने धर्म को ही बदलने का प्लान बनाया और बन गए हिंदू से मुसलमान। क्योंकि यहाँ आने के बाद तो धर्मेंद्र एक से ज्यादा बीवियां मतलब बेगम रख सकते थे। और इस प्रकार दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर साल 2080 को मुस्लिम तौर तरीके से शादी कर ली। फिर शादी के बाद दोनों एक नए घर में रहने लगे। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश भी थे। लेकिन तभी आता है इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जिसकी वजह से हेमा की जिंदगी नर्क बनती चली गई। सिर्फ इज्जत बाकी थी, आज वो भी चले गए। तो बात कुछ ऐसी है कि जब धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की थी, तब से ही उनके बड़े बेटे सनी देओल उनसे गुस्सा थे और अपनी दुखी माँ के आंसू उनसे देखे नहीं जाते थे, जिसका जिम्मेदार वो हमेशा हेमा मालिनी को ही ठहराते थे। इस वजह से उनकी कई बार हेमा से लड़ाई भी हो चुकी है। और खबरों के मुताबिक एक बार तो सनी देओल ने हेमा को जान से मारने तक की धमकी दे दी थी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। उन्होंने उनके ऊपर चाकू उठा लिया था। और बस अब होना क्या था, घरेलू विवादों की वजह से धर्मेंद्र और हेमा के बीच भी रिश्ते खराब होने लगे, क्योंकि रोज रोज के घर के कलेश को आखिर कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। फिर अंत में धर्मेंद्र भी हेमा जी से दूर चले गए और अपने पुराने परिवार के पास वापस लौट गए, जिस वजह से हेमा अब पूरी तरह से अकेली पड़ गई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कब तक? कयामत तक। और हेमा ने फिर अकेले ही अपने 2 बच्चों ईशा देओल और आहाना देओल को पाल पोस कर बड़ा किया। हालांकि धर्मेंद्र ने कभी भी हेमा मालिनी से रिश्ते नहीं तोड़े और वो दोनों पत्नियों के साथ वैसे ही बने रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। पर दोनों परिवार के रिश्तों में अभी भी हमें अनबन देखने को मिलती है, क्योंकि ईशा देओल की शादी में ना तो हमें सनी देओल देखने को मिले थे और ना ही बॉबी देओल। और अभी हाल ही में सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई थी, जिसमें ना तो ईशा देओल आई और ना हेमा मालिनी, जिससे साफ साफ पता चलता है कि सनी देओल ने कभी भी हेमा मालिनी को अपनी मां नहीं माना। पर हेमा मालिनी अब सब कुछ सहना सीख गई हैं और वो केवल अपने एक तरफा प्यार में जिंदगी काट रही हैं और वो अपनी बेटियों के साथ हमेशा अपनी लाइफ एंजॉय करती नजर आती हैं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। तो ये थी हेमा मालिनी की विवादों से भरी निजी जिंदगी। और इसके साथ साल 1998 में हेमा मालिनी ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा था, जहां वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद भी रही हैं। मैं हेमा मालिनी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं। पर हेमा मालिनी को यहाँ भी पब्लिक का प्यार नहीं मिला और लोग कहते हैं कि हेमा मालिनी अपनी पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह है। वो हमेशा लोगों के तीखे सवालों में उलझती नजर आती है, जिस वजह से लोग उन्हें जया बच्चन की बहन और गैर जिम्मेदार नेता कहते हैं। लेकिन जो भी कहो, हेमा मालिनी ने जो भी प्यार फिल्मों में पाया है, शायद ही उसे आगे कोई तोड़ पाए। तो यही थी हम सब की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी की कहानी। तेरे चेहरे में वो जादू है। तो हेमा मालिनी जी आपको कैसे लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा छोटा सा सपना एक सिल्वर प्ले बटन का है जो आप लोग ही पूरा करा सकते हैं। धन्यवाद। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी।
बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। जब तक है ना जाने जहां